हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर मेटल्स एंड एलॉय के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका हम लोग सिलेबस देख लेंगे। सिलेबस में मेटल्स एंड एलॉय में क्या पढ़ना है कि सबसे पहले जो है पढ़ना है कि अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल्स, डेफिनेशंस ऑफ मेटलर्जी, मिनरल्स क्या है, और क्या है, गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स सच एज हार्डनेस, टफनेस, डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैकेनिबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, फोर्जिंग, सोल्डरिंग, कास्टेबिलिटी। उसके बाद लोग को स्टेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के लिए कितने सारे स्टेजेज होते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो हम लोग ओर्स से हम लोग मेटल्स को अकर्स करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग उसका क्रशिंग करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद रिडक्शन, रिफाइनिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिफाइनिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ सम कॉमनली यूज्ड मेटल्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसका मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम लोग उसको अप्लाई करते हैं, जैसे कि कॉमनली यूज्ड मटेरियल्स और मेटल्स जो हैं वो हो जाएगा आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, निकेल, टीन, लेड, जिंक, कोबाल्ट, सिल्वर, टंगस्टन, ये सब सारा। तो इतना हम लोग को मेटल्स का हम लोग सिलेबस देखें। एलॉय का हम लोग जब एलॉय पढ़ेंगे उस टाइम एलॉय का सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल्स है क्या। मेटल्स का इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेटल्स किसको कहते हैं। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स दैट possess certain properties called metallic properties such as strength, elasticity, ductility, brittleness, hardness, toughness, etc. It is a good conductor of heat and electricity. जैसे कि एग्जाम्पल में मेटल्स का हो जाएगा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, etc. और भी बहुत सारे। तो मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि तभी हम लोग मेटल्स कहते हैं, जैसे कि वो इलास्टिसिटी नेचर का होता है, डक्टाइल नेचर का होता है, ब्रिटलनेस होता है, हार्ड होता है, टफ होता है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। वो सब सारा क्या कहलाता है, मेटल्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मेटल्स का टाइप्स। मेटल्स कितने टाइप्स का होता है। तो मेटल्स जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है वो है फेरस मेटल्स, दूसरा नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स क्या है, तो फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसमें मेन कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में आयरन को लिया जाता है, उसको हम लोग फेरस मेटल्स कहते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कि फेरस मेटल्स क्या है। तो फेरस मटेरियल्स आर दोज विच कंटेन आयरन एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट्स and are most widely used because of their low cost। और हम लोग इसको बहुत वाइड रेंज में यूज करते हैं क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी लो है। लो कॉस्ट होने के कारण हम लोग इसको वाइड रेंज में यूज करते हैं। तो वो देखेंगे फेरस मटेरियल्स में मेन कंस्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं। तो जैसे कि पिग आयरन, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, एलॉय स्टील और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। तो जैसे हम लोग पिग आयरन में देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है, तो 92% अबाउट 92% जो होता है वो आयरन उसमें होता है, और 8% जो बच जाता है उसमें से कार्बन हो गया, मैग्नीज है, सिलिकॉन है, ये सब सारे मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि कार्बन कितना होता है, तो आयरन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद नंबर पे कार्बन आता है। जैसे ये कार्बन 3.5 to 4.5% में होता है। फिर मैग्नीज है, मैग्नीज जो है वो 0.4 to
1% होता है। सिलिकॉन है तो 0.5 टू 1.2% होता है। तो इस तरह से ये पिग आयरन का कंपोजिशन है। उसी तरह से कास्ट आयरन, कार्बन स्टील, तो इसमें भी आयरन का जो कंपोजिशन है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, फेरस मेटल्स कहते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स क्या है? नॉन फेरस मेटल्स क्या है? तो नॉन फेरस मेटल्स हम लोग देखेंगे। नॉन फेरस मेटल्स क्या होता है? तो नॉन फेरस मेटल्स में मेन कंस्टिट्यूएंट्स में हम लोग आयरन को ना लेकर के अदर एलिमेंट को लेते हैं। जैसे कि नॉन फेरस मटेरियल्स आर दोज विच कंटेन मटेरियल अदर देन आयरन, है ना, एज देयर मेन कंस्टिट्यूएंट्स। आयरन को ना लेकर के कोई अदर मटेरियल्स होते हैं जिसको हम लोग मेन कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में लेते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड नॉन फेरस मटेरियल आर एल्यूमिनियम। जैसे कि एल्यूमिनियम जो हो गया सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नॉन फेरस के रूप में, ठीक है। जैसे कि कॉपर, जिंक, निकेल, etc। ये सब सारा नॉन फेरस मटेरियल्स का एग्जाम्पल है। जनरली नॉन फेरस मटेरियल्स जो होता है वो हाई कॉस्ट होता है एज कंपेयर टू फेरस मटेरियल्स। फेरस मटेरियल्स से जो नॉन फेरस मटेरियल्स का कॉस्ट हाई होता है, फिर भी हम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो एक्सेलेंट होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जनरली नॉन फेरस मटेरियल्स हैव high cost as compared to ferrous materials, but they are extensively used due to their excellent and wide range of properties. Ease of fabrication, दूसरा जो है गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, हाई कोरोजन रेसिस्टेंट, सॉफ्टनिंग। तो इस वजह से हम लोग नॉन फेरस मटेरियल्स को यूज करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल्स। मेटल्स को हम लोग किस फॉर्म में पाते हैं? तो मेटल्स जो है जनरली 2 स्टेजेस में पाया जाता है। 2 स्टेट्स में, जैसे कि एक पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेटिव स्टेट और दूसरा जो होगा वो होगा कंबाइंड स्टेट, ठीक है। तो नेटिव स्टेट में क्या आ जाएगा और फ्री स्टेट में वैसा मेटल्स जो नॉन रिएक्टिव होता है, जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, उसको हम लोग कहते हैं नेटिव स्टेट या फिर फ्री स्टेट। और उसको हम लोग को एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि मेटल्स विच आर नॉन रिएक्टिव एंड आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है कि सबसे बॉटम में जो होता है, जैसे प्लेटिनम सबसे बॉटम में आता है, उसके बाद प्लेटिनम सबसे बॉटम में आता है, उसके बाद है वो गोल्ड हो जाएगा, फिर एजी है, और सबसे टॉप में आता है वो है पोटासियम, फिर सोडियम, लिथियम, बेरियम। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और हाईली अनरिएक्टिव जो होते हैं वो होता है प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर। तो हम लोग का फ्री स्टेट में कौन से मेटल्स आ जाएंगे? तो फ्री स्टेट में आ जाएंगे हमारे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। इसको एक्सट्रैक्शन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये फ्री स्टेट में होता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा जो मेटल्स है, दूसरा स्टेज जो पाया जाता है वो है कंबाइंड फॉर्म में। वो सारे मेटल्स जो कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको हम लोग को एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सट्रैक्ट करके हम लोग फिर उसको प्योर मेटल्स के फॉर्म में पाते हैं। तो वो सब सारा कौन सा मेटल्स आ जाएगा? तो जैसे कि द रिएक्टिव मेटल्स विच आर प्लेस्ड हायर अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज अकर्स इन द कंबाइंड स्टेट। वो सारे मेटल्स
जो रिएक्टिविटी सीरीज के अप में होता है, टॉप में होता है, वो सारे मेटल्स जो है वो कंबाइंड स्टेज में पाया जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है और वो किसी से भी रिएक्ट करके वो कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है। तो उसे उसको एक्सट्रैक्शन करने का ज़रूरत पड़ता है और उसी को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग प्योर फॉर्म में पाते हैं। जैसे कि हम लोग जिंक है, तो जिंक जो हाईली रिएक्टिव है, हम लोग सबसे पहले टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, पोटासियम है, सोडियम है, ये सब भी सारे क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जिंक है जो कि एग्जिस्ट करता है किसमें, जेडएनओ में, जेडएनएस है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड है। तो हम लोग जिंक ऑक्साइड से हम लोग जिंक को एक्सट्रैक्ट करके प्योर जिंक को पा सकते हैं। फिर जिंक ब्लेंड से जिंक हम लोग पा सकते हैं। उसी तरह से आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो आयरन कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, ये हमेशा रिएक्ट होकर के एयर से, मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो उसको हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं और फिर प्योर आयरन के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके प्योर आयरन पाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। आगे का जो टॉपिक है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।